हेलो एस्पिरेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है साइमन कमीशन। हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जिसमें हमने अभी तक काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। जिसके लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन 1920s। तो उन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ पढ़ी। उसके बाद जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन पर आने से पहले काफ़ी और कुछ कमीशंस हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ली कमीशन। ठीक है, इसको अपॉइंट किया था 1923 में। ठीक है, किस चीज़ के लिए इस कमीशन को अपॉइंट किया गया था? ऑर्गेनाइजेशन एंड जनरल कंडीशन ऑफ सर्विस एंड सिविल सर्विसेज। भाई सिविल सर्विसेज और जो सर्विसेज हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए और उनकी जनरल कंडीशन को चेक करने के लिए। ठीक है, अब जो ली कमीशन है उसका सजेशन क्या था? कमीशन आई, उसने ऑर्गेनाइज की, जनरल कंडीशंस देखी, उनकी जनरल कंडीशंस की, किसकी? सर्विसेज एंड सिविल सर्विसेज के सजेशंस दिए। क्या सजेशंस दिए? सजेस्ट किया स्टैब्लिश ऑफ स्टैचुअरी पब्लिक सर्विस कमीशन। इन्होंने एक सजेशन दिया कि एक जो स्टैचुअरी पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको स्टैब्लिश किया जाए। इसके बाद में आई मुद्दीमन कमिटी। ठीक है, मुद्दीमन कमिटी, इसको कुछ दूसरे नामों से भी जाना जाता है। तो मुद्दीमन कमेटी वॉज ऑल्सो नोन एज द रिपोर्ट ऑफ द रिफॉर्म इंक्वायरी कमेटी। इसको सेटअप किया गया था 1924 में। ठीक है, इसको क्यों सेटअप किया गया था? क्या काम था इसका? तो इसको सेटअप किया गया था टू लुक इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप अंडर 1990 एक्ट। ये जो कमेटी है या ये जो कमीशन है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंडर सेटअप किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी जो है वो किस तरह से काम कर रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है अभी वाला वो किस तरह से काम कर रहा है, उसके अंदर देखने के लिए इसको सेटअप किया गया था। 1926 में एक कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था। उस कमीशन का नाम था द लिनलिथगो कमीशन, और इसको ऑल्सो नोन एज द रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर की एक रॉयल कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था 1926 में, जिसका नाम द लिनलिथगो कमीशन था, जो एग्रीकल्चर की कंडीशंस के लिए देखेगी। अब हम आते हैं साइमन कमीशन पे। व्हाट इज साइमन कमीशन या व्हाट वाज साइमन कमीशन? साइमन कमीशन क्या था? इसको एस्टैब्लिश किया गया था, सेटअप किया गया था 1927 में। ठीक है, साइमन कमीशन का नाम, साइमन कमीशन इसके चेयरमैन पे रखा गया था जिनका नाम साइमन था। ठीक है, साइमन कमीशन को एक दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं इंडियन स्टैचुअरी कमीशन। ठीक है, इसका नाम दिया गया साइमन कमीशन, जिसका ठीक है अब ये सेट अप बाय ब्रिटिश अंडर स्टैनली बाल्डविन प्राइम मिनिस्टरशिप। जब साइमन कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था उस वक्त जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे वो स्टैनली बाल्डविन थे। ठीक है, अब ये कमीशन क्या थी या ये कमेटी क्या थी? ये साइमन कमीशन जो थी एक 7 मेंबर की कमेटी थी, एक मल्टी मेंबर बॉडी कमेटी थी जिसके अंदर 7 मेंबर इंक्लूड थे। ठीक है, ऑल मेंबर्स वर वाइट, नो इंडियंस। 7 मेंबर थे, सातों के सातों वाइट थे। वाइट मतलब ब्रिटिशर्स थे, ऑल ब्रिटिशर्स या यूरोपियंस थे। ठीक है, नो इंडियन वर प्रेजेंट, मतलब कोई भी इंडियन नहीं था उसमें, तो कोई भी इंडियन पार्टिसिपेशन नहीं था। अब ये साइमन कमीशन जो है इसको स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, 1927 में इसको स्टैब्लिश किया कर दिया गया था। 7 मेंबर की भी बॉडी थी और इसमें सारे के सारे जो थे वो ब्रिटिश थे और कोई भी इंडियन नहीं था। लेकिन इसको स्टैब्लिश क्यों किया गया था? जो हमारे पीछे के एक्ट चलते आ रहे हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमने 1919 का पढ़ा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस कॉन्स्टिट्यूशन को चेक करने के लिए कि कैसे चल रहा है, अच्छी तरह से चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो इस कमीशन को उसके लिए स्टैब्लिश किया गया। 7 मेंबर इसमें रखे गए, लेकिन सारे के सारे ब्रिटिशर्स, को इंडियन ही नहीं था। तो इंडियंस का क्या रिस्पॉन्स रहा इस कमीशन के बिहाफ में? अब हम देखते हैं इंडियंस का रिस्पॉन्स, मतलब उस वक्त की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसका क्या रिस्पॉन्स था, हिंदू महासभा थी उसका क्या रिस्पॉन्स था, मुस्लिम लीग का क्या रिस्पॉन्स था, और जो आम जनता थी, हमारी पब्लिक जो थी, उसका क्या रिस्पॉन्स था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का रिस्पांस रहा था बायकॉट साइमन कमीशन की, साइमन कमीशन को बॉयकॉट करो। हिंदू महासभा ने भी बॉयकॉट किया था और मुस्लिम लीग ने भी बॉयकॉट किया था। तो इन तीनों ने साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया। जैसे ही साइमन कमीशन ने इंडिया में कदम रखा या इंडिया की धरती पर कदम रखा तो पब्लिक का रिस्पॉन्स क्या हुआ? कंट्री वाइड हड़ताल, पूरे देश भर में हड़ताल कर दी थी। पब्लिक ने भी साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया था
लेकिन कौन कौन से तरीकों से बाइकआउट किया वो हम देखते हैं। कंट्री वाइड हड़ताल रख दी गई थी, मास रैलीज निकाली गई, ब्लैक फ्लैग्स, जैसे ही साइमन कमीशन आया उन्हें काला झंडा दिखाया गया और नारा लगाया गया, स्लोगन लगाया गया। स्लोगन उस वक्त दिया गया क्या, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, ठीक है। इन प्रोटेस्ट ड्यूरिंग, इसी की प्रोटेस्ट में, जब साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट चल रहा था, हड़ताल चल रही थी, इसी प्रोटेस्ट के दौरान लाला लाजपत राय जो थे, ठीक है, उनकी डेथ हुई थी। क्यों? क्योंकि प्रोटेस्ट हो रहा था और पुलिस ऑफिसर्स ने लाठीचार्ज की। उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की जो है वो डेथ हो गई थी। इनकी डेथ हुई थी 17 नवंबर 1928। 17 नवंबर 1928 में शेर पंजाब की डेथ हो गई थी। इन्हीं की डेथ से नाखुश होकर, गुस्से में आकर, आक्रोश में आकर जो भगत सिंह है, उन्होंने रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की, जैसे कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बॉम्ब वगैरह फेंकना। तो जो साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट में था, लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, उनका और साइमन कमीशन का क्या रिलेशन है। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, अब प्रोटेस्ट हो रहा था नेशन वाइड, पूरी तरह से सब लोग उसको प्रोटेस्ट कर रहे थे, बॉयकॉट कर रहे थे साइमन कमीशन को। तो जो बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अपॉइंट करती है टू वर्क विथ द कमीशन, साइमन कमीशन के साथ काम करे और आप उसको देखो कि कैसा काम हो रहा है, ठीक है। अब जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं वो चले जाते हैं काम करने के लिए। तो ये आर्ग्यू करते हैं और डिमांड करते हैं, किन किन चीज़ों की डिमांड करते हैं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, जो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के 18 साल और 18 साल से ऊपर कोई भी है उसको वोट देने का अधिकार है। तो जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की डिमांड करते हैं, क्योंकि उस वक्त सभी को वोट देने का अधिकार नहीं था। पॉलिटिकल प्रोटेक्शन फॉर डिप्रेस्ड क्लास सेम एज मुस्लिम, जैसे कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट है, वैसे ही डिप्रेस्ड क्लास जो है, एससीज एसटीज हैं, उनके लिए भी पॉलिटिकल प्रोटेक्शन दी जाए एज सेम एज द मुस्लिम्स। तो ये जो बी आर अम्बेडकर थे, उनके आर्ग्यूमेंट्स थे, उनकी डिमांड थी। अब हम देखते हैं कि साइमन कमीशन जो था उसके रिकमेंडेशन क्या है एट लास्ट। साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन है, जैसे हमने देखा कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है GOI 1990 को 1919 को रिव्यू करने के लिए आया है। तो इसने क्या रिकमेंडेशन दिया, हमने जैसे गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919 पढ़ा, तो उसमें हमने पढ़ा कि जो है डायरकी सिस्टम लाया गया उस एक्ट के थ्रू। तो जो साइमन कमीशन का रिकमेंडेशन था, अबॉलिश डायरकी इन प्रोविंसेस बट कंटिन्यू एट सेंटर। जो प्रोविंशियल लेवल है, प्रोविंशियल लेवल मतलब स्टेट लेवल पर जो डायरकी सिस्टम है, ड्यूअल स्कीम है, उसको अबॉलिश कर दिया जाए, लेकिन सेंटर पे चालू रखा जाए। रिजेक्ट आइडिया ऑफ डोमिनियन स्टेटस, जो इंडियंस हैं, सब लोग डोमिनियन स्टेटस मांग रहे हैं, उस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया जाए। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी जाए, मतलब प्रोविंसेस को खुद के डिसीजंस लेने की पावर दे दी जाए। गवर्नर जनरल कंप्लीट पावर टू अपॉइंट मेंबर्स कैबिनेट, गवर्नर जनरल को पूरी पावर हो कि वो अपने कैबिनेट में जो मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट कर सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंप्लीट कंट्रोल ओवर द हाई कोर्ट, और ये बोला गया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको जो हाई कोर्ट्स हैं उन पे पूरी तरह से कंट्रोल दे दिया जाए। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस टाइम की ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हाई कोर्ट्स पर पूरी तरह से कंट्रोल दे दिया जाए, मतलब कि सब कुछ सेंटर के कंट्रोल में दे दिया जाए, बस नाम मात्र की कुछ पावर्स हैं वो प्रोविंशियल लेवल पे दी जाए। ये हमने देखा है साइमन कमीशन। अब इसके बाद में क्या आता है वो हम देखते हैं। साइमन कमीशन आता है और साइमन कमीशन के अगेंस्ट बॉयकॉट होता है, प्रोटेस्ट होता है। उसी टाइम पे एक आती है नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट क्या होती है, नेहरू रिपोर्ट आती है, एक कमेटी अपॉइंट की जाती है नेहरू के अंडर। तो उस जो कमेटी की जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट को हम बोलते हैं, जैसे साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन आए तो उनको हम बोल देंगे ना साइमन कमीशंस रिकमेंडेशन। तो नेहरू के अंडर एक कमेटी अपॉइंट की जाती है जिसके चेयरमैन या लीडर जो होते हैं वो नेहरू होते हैं, और जो इनकी रिपोर्ट आती है उसको बोला जाता है नेहरू रिपोर्ट, जो कि 1928 में फेब में आती है। नेहरू रिपोर्ट मतलब जवाहरलाल नेहरू नहीं थे इसके चेयरमैन, उनके फादर थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है। अब ये नेहरू रिपोर्ट जो आती है, क्या किया जाता है, ये नेहरू रिपोर्ट किस चीज़ के लिए आती है भाई। ये कमेटी जो है, कोई एक कमेटी बनाई है इन्होंने, वो कमेटी क्यों बनाई, ठीक है। और इस कमेटी से क्या रिपोर्ट, ये कमेटी बनाई गई है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए, टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ये कमेटी बनाई है
कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए, और वो रिपोर्ट लेकर आते हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करके लाते हैं, ठीक है, टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट बाय इंडियंस टू ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, पहली बार इंडियंस के द्वारा ये अटेम्प्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाने का। मतलब कि अब इन्हें लग गया है कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमारी किसी भी तरह से कोई भी मदद नहीं करने वाले, ना ही हमारी कोई बात सुनने वाले, ना ही प्रोटेस्ट के थ्रू, ना ही किसी और चीज़ के थ्रू। तो हमें हमारा जो काबिलियत है वो दिखानी पड़ेगी। तो पहली बार ये ट्राई करते हैं इंडियंस के द्वारा, एक पहला अटेम्प्ट होता है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाए, ठीक है। इस कमिटी में कौन कौन इंक्लूड होता है? मोतीलाल नेहरू जो है वो इसके चेयरमैन होते हैं, ऐसा नहीं कि सारा काम उन्होंने किया, इस कमिटी में बहुत सारे लोग इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे होते हैं तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, MGNA, मंगल सिंह, GR प्रधान, अली इमाम, शोएब कुरैशी, ठीक है। ये सारे जो लोग होते हैं इसमें इंक्लूड होते हैं, और इस कमेटी की जो रिपोर्ट आती है उसको बोला जाता है नेहरू रिपोर्ट, बिकॉज द चेयरमैन वाज मोतीलाल नेहरू, ठीक है। अब इसमें जो नेहरू हैं वो क्या करते हैं, नेहरू रिपोर्ट तो आती है, अब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम बना रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ जो मोतीलाल नेहरू है या कांग्रेस के जो भी लीडर्स वगैरह हैं वो मिलकर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बना देंगे। उन्हें एक उस टाइम की दो सबसे बड़ी जो पार्टीज थी या हस्तियां थी उनसे बात करना होगा। तो नेहरू रिपोर्ट लाने से पहले क्या करते हैं, मोतीलाल नेहरू बात करते हैं किनके साथ, मुस्लिम लीग के साथ और हिंदू महासभा के साथ, क्योंकि मुस्लिम लीग के इंटरेस्ट को छोड़ते, हिंदू महासभा के इंटरेस्ट को छोड़ते, और हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उनकी कुछ इंटरेस्ट को छोड़ते। सबकी डिमांडें अलग अलग थी। ये ब्रिटिशर्स के सामने कुछ डिमांड रख रहे हैं, ये कुछ और रख रहे हैं, और ये कुछ और रख रहे हैं। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रहे हैं तो इन तीनों का एक जगह इन तीनों का आना जरूरी है। तो जो नेहरू जी हैं वो दोनों से बात करते हैं, ठीक है, टॉक करते हैं और खुद कहते हैं कि हम अपनी डिमांड्स एक जगह लाकर एक साथ डिमांड रखते हैं। अब क्या होता है, जो मुस्लिम लीग है वो क्या डिमांड रखती है, सबसे पहले देखते हैं। तो मुस्लिम लीग जो डिमांड्स रखती है उसको दिल्ली प्रपोजल कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो मीटिंग वगैरह है वो दिल्ली में होती है और दिल्ली में वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट की जाती है, तो इसको दिल्ली प्रपोजल कहा जाता है। अब मुस्लिम लीग क्या डिमांड रखती है कांग्रेस के पास कि ठीक है हम आपके साथ शामिल हो जाएंगे, हम साथ में मिलकर ब्रिटिशर्स के सामने अपनी डिमांड रखेंगे, लेकिन पहले हम तो कॉम्प्रोमाइज करें आपस में। तो मुस्लिम लीग अपनी क्या डिमांड्स रखती है, जॉइंट इलेक्टोरेट विद रिजर्व्ड सीट्स फॉर मुस्लिम्स। मुस्लिम्स जो है वो हमेशा सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए खड़ी रही है, उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया। लेकिन यहाँ वो क्या कहती है, वो मान जाती है कांग्रेस की बात की ठीक है हम जॉइंट इलेक्टोरेट रखेंगे, लेकिन हमें मुस्लिम्स के लिए सीट्स रिजर्व चाहिए, ये बात रखती है वो। सेकंड रखती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन पंजाब एंड बंगाल इन द प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन। मतलब जो पंजाब और बंगाल है वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, तो वहाँ जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम इन पंजाब एंड बंगाल इन द प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन। तो मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, कहाँ, पंजाब और बंगाल में। नेक्स्ट डिमांड जो है वो मुस्लिम रखती है, थर्ड उनकी डिमांड होती है कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। अब मुस्लिम कहती है कि मुस्लिम लीग जो है वो कहती है कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन चाहिए, कहाँ, सेंट्रल की लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगी उसमें मुस्लिम्स को 1/3 रिप्रेजेंटेशन चाहिए। फोर्थ मुस्लिम लीग कहती है कि फॉर्मेशन ऑफ 3 न्यू मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस, कि नई 3 मुस्लिम मेजोरिटी जो प्रोविंस, मतलब उस टाइम को प्रोविंस स्टेट्स को बोला जाता था, कि नए 3 स्टेट बनाए जाए जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी हो, जैसे कि सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ठीक है। और जो रेसिड्यूरी पावर हो वो स्टेट के पास हो, ना कि सेंटर के पास, ठीक है। तो ये सारी जो थी वो मुस्लिम लीग की डिमांड्स थी। अब देखते हैं कि हिंदू महासभा की डिमांड्स क्या थी। हिंदू महासभा की डिमांड थी कि नो क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस, कि किसी भी नए स्टेट का क्रिएशन नहीं होना चाहिए, जो है एज इट इज रहने दो। रिजर्वेशन इन माइनॉरिटी एरियाज, और ये कहा गया कि जो मुस्लिम लीग है उनको रिजर्वेशन दो, ठीक है, लेकिन जहां वो माइनॉरिटी में है, ना कि जहां वो मेजोरिटी में। रेसिड्यूरी पावर विद द सेंटर, मतलब जो भी बची हुई पावर्स होती है, ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ों पर जो लॉ है, जैसे हमारे भी लिस्ट होती है, फेडरल लिस्ट होती है, फिर स्टेट लिस्ट होती है, फिर कंकरेंट लिस्ट होती है, ठीक है। तो जो फेडरल लिस्ट पे है वो सेंट्रल लॉ बनाता है, स्टेट लिस्ट पे फिर स्टेट लॉ बनाता है, और कंकरेंट लिस्ट पे दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं। लेकिन जो कुछ सब्जेक्ट हैं जो ऐसे बच जाते हैं,
तो उन पे सेंटर के पास वो पावर होती है। तो इसमें ये बोला गया कि जो रेसिड्यूरी पावर है वो सेंटर के पास रहे, लेकिन मुस्लिम लीग क्या कहती है, नहीं, रेसिड्यूरी पावर जो है वो स्टेट के पास रहनी चाहिए। तो ये जो डिमांड्स है वो मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की होती है, और नेहरू इनसे बात करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। अब ये सारी बातें हो गई, इसके बाद अब देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट जो है उसमें नेहरू जी क्या लेकर आते हैं, नेहरू रिपोर्ट में क्या लेकर आते हैं, तो वो हम वन बाय वन करके देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट में नेहरू जी जो है वो डोमिनियन स्टेटस की मांग करते हैं, ठीक है। रिजेक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट एंड रिजर्वेशन ओनली एट माइनॉरिटी एरियाज। तो जो नेहरू जी है नेहरू रिपोर्ट में लाते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट को तो रिजेक्ट कर देते हैं कि क्या, हाँ ज्वाइंट इलेक्टोरेट होगा, ठीक है, लेकिन मुस्लिम्स को रिजर्वेशन मिलेगा बट ओनली एट माइनॉरिटी एरियाज, नॉट एट मेजोरिटी एरियाज, ठीक है। स्टेट बनाए जाएंगे लेकिन किस आधार पे, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस। प्रोविंसेस उस आज के जो स्टेट्स हैं उस टाइम उनको प्रोविंसेस बोला जाता था। 19 फंडामेंटल राइट्स लेकर आए। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज होनी चाहिए, मतलब वही वोट देने का अधिकार सबको होना चाहिए। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। रेसिड्यूरी पावर जो है वो सेंटर के पास होनी चाहिए, ना कि स्टेट के पास। कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन, और स्टेट और रिलीजन का पूरी तरह से डिसोसिएशन होना चाहिए। अब इसमें क्या हुआ है भाई, मुस्लिम लीग की एक बात मानी गई है, जॉइंट इलेक्टोरेट कर दिया, वो इस चीज पे राजी थी, लेकिन उन्हें माइनॉरिटी एरियाज में रिजर्वेशन मिल रहा है, ना कि उसमें मेजोरिटी एरियाज में, ठीक है। ना ही उनके स्टेट्स का क्रिएशन किया गया है, और ना ही रेसिड्यूरी पावर जो है वो सेंटर को दी गई। तो यहाँ पे जो मुस्लिम लीग है वो नाराज हो जाती है। तो दिल्ली प्रपोजल नॉट एक्सेप्टेड, मुस्लिम लीग वेंट बैक टू द सेपरेट इलेक्टोरेट। अब जो नेहरू हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा उनके दिल्ली प्रपोजल्स में जो जो चीज़ें लिखी गई उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, और मुस्लिम लीग जो है वो नाराज होगी कि नहीं, अगर आप हमारी डिमांड एक्सेप्ट नहीं करोगे तो हम आपके साथ नहीं मिलेंगे, और वेंट बैक टू द सेपरेट इलेक्टोरेट, और वो अपनी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग पर वापस चली जाती है। तो अभी हमने देख लिया है क्या, हमने देख लिया साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री के पीछे के लेक्चर्स भी देखने हैं तो आप मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। मैंने सारे लेक्चर्स नोट्स के थ्रू पढ़ाए हैं, और आप प्लेलिस्ट में जाकर ही मॉडर्न हिस्ट्री के यूपीएससी PYQs भी देख सकते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।